हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हमने जो पिछले अपने वीडियो में देखा था छातना स्टेशन के पॉइंट बस्ट का केस जो दिनांक 25 मई 2021 को हुआ था, उसके पार्ट 2 में इस घटना से जो हमने सबक लिया है उसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो हमने जैसा पहले पार्ट में देखा था कि एक इंजीनियरिंग ब्लॉक चल रहा था छतना छाटी पहाड़ी अपलाइन में, जो कि खत्म होने के बाद डीएफटी ट्रेन आकर के लाइन नंबर 3 में एडमिट किया गया। और चूंकि ये लाइन का सीएसएल छोटा है, इसकी वजह से इस ट्रेन ने इस लाइन को फॉलिंग मार्क को क्लियर नहीं किया। इसलिए स्टेशन मास्टर ने एक मेमो के द्वारा इस ट्रेन को आगे खिंचवाने के लिए स्टाफ को भेजा, जबकि उसी समय वो स्टेशन मास्टर दूसरी गाड़ी को लाइन क्लियर दे चुके थे। इसीलिए उन्होंने उस गाड़ी को एडमिट करने के लिए इस पॉइंट को सेट किया, और चूंकि वो मूवमेंट प्रोसेस में था, इसलिए वो उस गाड़ी के इंजन ने इस 23A पॉइंट को बस्ट करते हुए वो आगे चली गई। तो ये हमारी घटना थी। तो इसमें हमने अभी देखना है कि इस घटना में क्या क्या गलतियां हुई है। सबसे पहली चीज, जब कोई भी स्टेशन मास्टर किसी स्टेशन में लर्निंग लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें उस स्टेशन के यार्ड को अच्छी तरह समझना चाहिए कि कहाँ कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, कौन सा फॉलिंग मार्क कहाँ पर है, किस लाइन का सीएसएल कितना है, किस लाइन का सीएसआर कितना है, और उस स्टेशन का ग्रेडियंट कितना है। ये ग्रेडियंट का पता हमें एसडब्ल्यूआर में मिल जाएगा। ढाल किस तरफ कितनी है, और दोनों तरफ जो स्टेशन है उनकी ब्लॉक की लेंथ क्या है, ब्लॉक सेक्शन की लंबाई कितनी है, जिससे कि ये अंदाजा लग सके कि कोई गाड़ी अगर अगले स्टेशन से छूट चुकी है तो कितने समय तक आपके पास पहुंच जाएगी। इसके अलावा उस सेक्शन में चलने वाली नॉर्मल जो गाड़ियां हैं उसका उनको अंदाजा होना चाहिए कि कौन सी गाड़ी जो है किस लाइन में सूटेबली हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो सीएसएल, दो चीजें हैं यहां पर, सीएसएल एंड सीएसआर। सीएसएल का अर्थ होता है क्लियर स्टैंडिंग लेंथ। ये क्लियर स्टैंडिंग लेंथ से हम क्या समझते हैं? क्लियर स्टैंडिंग लेंथ, क्लियर स्टैंडिंग लेंथ का अर्थ होता है फॉलिंग मार्क से लेकर के स्टार्टर सिग्नल तक के बीच की जो दूरी है उसमें जितनी लंबाई है, इस दूरी को हम क्लियर स्टैंडिंग लेंथ कहते हैं। नॉर्मली आइडियल तौर पर 705 मीटर क्लियर स्टैंडिंग लेंथ होने से एक फुल ट्रेन को हम एडमिट कर पाएंगे। लेकिन किसी ब्रेक भार अथवा इंजन की लंबाई ज्यादा होने की वजह से कभी कभार फॉलिंग मार्क क्लियर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से गाड़ी को स्टार्टर से थोड़ा सा आगे खींचना पड़ता है। तो फॉलिंग मार्क टू फॉलिंग मार्क जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं क्लियर स्टैंडिंग रूम। क्लियर स्टैंडिंग रूम यानी डिस्टेंस ऑफ फॉलिंग मार्क टू फॉलिंग मार्क, सीएसआर। तो ऑन ड्यूटी एसएम जो भी स्टेशन में ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें दोनों चीजों का अंदाजा होना चाहिए, सीएसएल और सीएसआर कितना है, मैक्सिमम कितनी गाड़ियां हम इस लाइन में एडमिट कर सकते हैं। इस चीज की जानकारी उन्हें प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। इसके अलावा इस घटना में हमने ये देखा कि छतना और झाटी पहाड़ी के बीच अपलाइन में एक डीएमटी का काम हो रहा था। तो ये काम जो है ये सिंगल लाइन वर्किंग के प्रिंसिपल पर हो रहा है। टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग यानी दोहरी लाइन खंड पर इकहरी लाइन का परिचालन। इस प्रक्रिया के तहत हम एक डबल लाइन सेक्शन में सिंगल लाइन पर गाड़ियों का परिचालन करते हैं। इसको हम टीएसएल वर्किंग कहते हैं। टीएसएल वर्किंग के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो फॉर्म्स उसमें दिए जाते हैं, T/D 602 फॉर्म जो टीएसएल वर्किंग का फॉर्म है, वो उसके बारे में डिटेल हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और जब ऐसी गाड़ी जो टीएसएल वर्किंग करके आ रही है और उसे एडमिट करना है, तो
ये रिसेप्शन ऑफ ट्रेन ऑन ए नॉन सिग्नल लाइन का प्रिंसिपल है, जिसके लिए हम अगर उस लाइन पर कोई शंट सिग्नल की व्यवस्था की गई है तो रूट को सर्टिफाई करने के लिए हम शंट सिग्नल टेक ऑफ करके उस गाड़ी को एडमिट कर सकते हैं। और इसके लिए फॉर्म नंबर T/509 का इस्तेमाल करना होगा, रिसेप्शन ऑफ ट्रेन इन ए नॉन सिग्नल लाइन। इस फॉर्म के द्वारा हम रूट को पहले अच्छी तरह सेट करेंगे। अगर शंट सिग्नल की व्यवस्था नहीं की गई है तो संबंधित सारे पॉइंटों को सेट करके क्लैंप एंड पैडलॉक करने के बाद ही इस गाड़ी को हम एडमिट करेंगे फॉर्म नंबर T/509 दे करके। इसके बाद हमने ये भी देखा कि गाड़ी को आने के बाद गाड़ी ने फॉलिंग मार्क क्लियर नहीं किया, क्योंकि गाड़ी की लंबाई ज्यादा थी और संबंधित लाइन की लंबाई कम थी। इसके वजह से गाड़ी ने फॉलिंग मार्क को क्लियर नहीं किया। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम ये देखते हैं कि गाड़ी फॉलिंग मार्क क्लियर नहीं कर रही है, तो यदि उस लाइन में प्रॉपर रूम है, यानी CSR उसका सफिशिएंट है, CSR अगर सफिशिएंट CSR है, अगर उस गाड़ी को फॉलिंग मार्क तक ले जाने से वो पिछला फॉलिंग मार्क क्लियर हो जाएगा, तो हम प्रॉपर अथॉरिटी दे करके उसको हम फॉलिंग को क्लियर करा सकते हैं। अगर ऐसा करना संभव ना हो और बाय मिस्टेक अगर गाड़ी, जैसा इस केस में हमने देखा कि गाड़ी को छोटे लाइन में ले लिया गया और उधर से भी आप ट्रेन को लाइन क्लियर दिया जा चुका था, तो अगर ऐसा करना संभव ना हो तो प्रॉपर परमिशन ले करके सेक्शन कंट्रोलर के द्वारा गाड़ी को उठा करके सेक्शन में बैक करके दूसरे किसी सूटेबल लाइन में हम एडमिट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे इस केस में हमने देखा कि इसको अगर हम बैक करके लाइन नंबर 4 में ले आते तो STPS को लाइन नंबर 3 से थ्रू करके चलाया जा सकता था। लेकिन यहां पर यह गलती हुई कि स्टेशन मास्टर ने ये एस्टिमेट नहीं कर पाए वो कि ये गाड़ी आगे खींचने से क्या उसका फॉलिंग मार्क क्लियर होगा, क्या प्रॉपर रूम अवेलेबल है उस लाइन में, क्या प्रॉपर CSR है कि उस गाड़ी को आगे खींचने से फॉलिंग मार्क क्लियर हो जाएगा। तो इस बात की जानकारी ना होना ये भी एक मिस्टेक था इसमें। अगर ऐसी कंडीशन होती है कि गाड़ी को आगे खींच देने से फॉलिंग मार्क क्लियर हो जाएगा पीछे का, तो उस केस में प्रॉपर अथॉरिटी इशू करना है, जो फॉर्म संख्या T/806 जो हमारा शंटिंग अथॉरिटी है, T806 में फॉर्म संख्या T806 प्रॉपर तरीके से तैयार करना है और उसमें इस बात का उल्लेख करना है कि जो भी संबंधित पॉइंट है उसको अच्छी तरह से सेट करके क्लैंप एंड पैडलॉक कर दिया गया है, तभी लोको पायलट गाड़ी लेकर के आगे बढ़ेंगे। और संबंधित स्टाफ को इस बात का निर्देश दे दिया जाना चाहिए कि जिस पॉइंट से होकर गाड़ी गुजरेगी उसको सही ढंग से सेट किया है कि नहीं, यह सुनिश्चित कर ले। लोको पायलट और गार्ड को भी चाहिए कि वो इस बात की सुनिश्चित करें कि संबंधित पॉइंट जो है प्रॉपर तरीके से सेट करके क्लैंप एंड पैडलॉक कर दिए गए हैं। अगर ये सारी सावधानियां इस घटना में बरत ली जाती तो ये दुर्घटना नहीं होती, ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। तो भविष्य में हम ये कामना करते हैं कि इस तरह की दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं अगर इन सावधानियों का ध्यान रखा जाए।